गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य को, और गुप्त साम्राज्य में आज हम आगे अध्ययन करेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन को। गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान का विकास हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा बिंदु है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। जब हम आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो मुख्य बिंदु रहते हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, राजस्व। ये मुख्य बिंदु रहते हैं जो आर्थिक जीवन से संबंधित है। जब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं गुप्त काल के, तो इसकी जानकारी हमें बृहत संहिता में मिलती है। अमरकोश ग्रंथ में भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण साहित्य में भी इसकी जानकारी मिलती है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो बृहत संहिता में उल्लेखित किया गया है कि कृषि के लिए, यानी कृषि के लिए, फसल के लिए एक वर्ष में 3 फसलें होती थी। 3 फसलें होती थी। एक श्रावण के महीने की फसल, श्रावण मास की, एक बसंत की, और एक चैत्र वैशाख की। इन महीनों में 3 फसलें जो है वो एक वर्ष में बोई जाती थी। बृहत संहिता में उल्लेखित है फाल युक्त लोहे के हलों का प्रयोग। लोहे के हलों का प्रयोग। जब हम अमरकोश को देखते हैं तो अमरकोश में उल्लेखित है अनेक प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। फसलों का उल्लेख जिसमें मुख्यतः ईख यानी गन्ना और गेहूं के अलावा दालें और चावल की फसलों का विशेष उल्लेख दिखाई देता है। यह उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में इस तरह की कृषि का उल्लेख हमें अमरकोश में मिलता है। हमें अमरकोश में ही भूमि के प्रकार मिलते हैं। मुख्य रूप से भूमि के 4 प्रकार मिलते हैं। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपृहत भूमि और खिल या सिल भूमि। ये मुख्य रूप से भूमि के जो प्रकार है वो 4 प्रकार माने गए। इसके अलावा अन्य भूमि के प्रकार है अदेवमात्रक, देवमात्रक, कृष्णकाय
परत भूमि, सिल या खिल, इस तरह की अन्य भूमियों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ हम देखते हैं व्रत संहिता में सिंचाई के लिए, यहाँ विशेष करके गुप्त काल में सिंचाई के स्रोत साधन के रूप में प्रयोग होता था घंटी यंत्र का। घंटी यंत्र जिसे हम रहट कहते हैं, रहट जिसे हम जल यंत्र कहते हैं, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। ऐसा उल्लेख व्रत संहिता में हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के शासकों ने सिंचाई के लिए जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। जैसा कि स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल चक्रपालित का उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो कृषि का कार्य है वो विस्तृत स्वरूप में दिखाई देता है। कृषि के कार्य की जानकारी मिलती है व्रत संहिता में। यहाँ एक वर्ष में 3 फसलें, श्रावण मास में फसलें बोई जाती हैं, बसंत मास में फसलें बोई जाती है, चैत्र वैशाख में फसलें बोई जाती है। एक वर्ष में 3 फसलें बोने का उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा व्रत संहिता में फालयुक्त लोहे के हलों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अमरकोश ग्रंथ में अनेक प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। उसमें विशेष तौर पर ईख, गन्ना और गेहूं, दालें और चावल का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उत्तरी गंगा के क्षेत्र में इस तरह की अनेक प्रकार की फसलें जो है वो बोई जाती थी। उसके बाद उल्लेख मिलता है कि अमरकोश में भूमि के प्रकार का उल्लेख मिलता है कि गुप्त काल में किस तरह से भूमि का वर्गीकरण हुआ था। यहाँ 4 प्रकार की भूमि है: क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, अप्रत्यत भूमि और शिल भूमि या खिल भूमि, यानी 1-2 वर्ष में छोड़ के उपजाऊ बनाया जाता है। क्षेत्र स्थायी जो उपजाऊ भूमि है वो, और वास्तु आवासीय भूमि, अप्रत्यत जो पड़त भूमि है वो। इस तरह की 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देवमात्रक, अदेवमात्रक, कृष्टकाय, परत, अकृष्टकाय, इस तरह के अन्य भूमि के प्रकार भी दिखाई देते हैं। जब हम सिंचाई के साधनों का प्रयोग देखते हैं तो यहाँ पर कुओं के द्वारा, इसके अलावा नहरों के द्वारा जल इकट्ठा करके सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता था। यहाँ रहट या घंटी यंत्र, जल यंत्र का उल्लेख व्रत संहिता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद आता है कि यहाँ के शासक स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में, उसके राज्यपाल चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अर्थात ये भी एक जल संरक्षण का कार्य था और जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त काल के आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। यदि हम पशुपालन की बात करते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से इस समय अमरकोश में पशुओं का उल्लेख है कि पालतू पशुओं के साथ
विशेष करके बैल, सिंचाई के लिए बैल उपयोग में लिए जाते थे। हाथी इस समय भी थे। हाथी दांत का व्यापार होता था। हाथी दांत, हाथी विशेष पाले जाते थे। इसके अलावा कॉस्मॉस ने अपनी पुस्तक टोपोग्राफी में उल्लेख किया है कि यहाँ पर इथोपिया से घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार जिसका उपयोग युद्ध में विशेष तौर पे किया जाता था। तो इस तरह के पशुओं का उल्लेख भी इस समय आर्थिक जीवन में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं गुप्तकालीन व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार था। देखिए, गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य की हम बात करते हैं तो ये जो गुप्त काल का व्यापार और वाणिज्य है, ये व्यापार वाणिज्य गुप्त काल से पहले यानी मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल से पहले भी ये विस्तृत स्वरूप में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनान के साथ व्यापार है, विदेशी व्यापार जो है वो स्पष्ट रूप से होता था। देखिए, व्यापार वाणिज्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उद्योग धंधे। देखिए, गुप्त काल में हम देखते हैं यहाँ मुख्य रूप से बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग थे, लेकिन मुख्य रूप से दो उद्योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक है वस्त्र उद्योग और दूसरा है धातु उद्योग। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग विस्तृत रूप से गुप्त काल में वस्त्र उद्योग के विकास का स्वरूप दिखाई देता है। जब हम देखते हैं भारत के मानचित्र में तो हम यह देखते हैं कि जो ताम्रलिपि बंदरगाह है, ताम्रलिपि यहाँ बंगाल से जो वस्त्र उद्योग में विशेष करके रेशम उद्योग प्रमुख था और रेशम उद्योग में कैलिको रेशम थी, कैलिको रेशम, मलमल रेशम, दुकुल रेशम और इसके अलावा चीन से हमारे यहाँ चिनासुक जो रेशम आती थी, वो सब इसका स्वरूप जो है वो मिलाकर के फिर रेशम का नया स्वरूप देने के बाद स्थल मार्ग से भी हम देखते हैं तक्षशिला, पुष्कलावती, ये पुष्कलावती यानी पेशावर, यहाँ से दूसरा यहाँ भृगुकच्छ, बड़ौस की खाड़ी, सौराष्ट्र प्रदेश, यहाँ से जो व्यापार होता था वो यूरोप से आगे यूनान एथेंस को होता था, रोमन व्यापार होता था, रोमन व्यापार, और ये रोम को जाता था। रेशम जो है इस तरह के, यानी पहले चिनासुक रेशम चीन से भारत में आता था, फिर भारत की कैलिको रेशम और मलमल रेशम और दुकुल इनको मिला करके और फिर इसका जो व्यापार है वो रोम को होता था और रेशम के बदले में यहाँ धातु मतलब सोना और चांदी जो है भारत में इसके बदले में आते थे। तो वस्त्र उद्योग इस समय सबसे प्रमुख था। वस्त्र उद्योग के बहुत सारे केंद्र थे, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम देखते हैं पाटलिपुत्र, ताम्रलिपि, कौशाम्बी, उज्जैन, देखते हैं उज्जैन। इस समय व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो उज्जैन मुख्य रूप से प्रमुख था, लेकिन ये जो वस्त्र है वो विशेष रूप से जो अरिका मेडू जो पोर्ट है दक्षिण भारत में, जलीय मार्ग से ये जो व्यापार है वो रोम को होता था।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे गुप्त काल में आगे ये जो पश्चिमी तटीय बंदरगाह है, यहाँ से रोम का जो व्यापार है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, यानी यहाँ व्यापार की क्या आ गई, गिरावट देखने को मिलती है। वहीं हम देखते हैं इधर ताम्रलिप्ति बंदरगाह से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन देशों से जो मसाला व्यापार है वो मसाला व्यापार का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तकोल बंदरगाह जो है, तकोल बंदरगाह या तकोल बंदर, तकोल बंदरगाह से इस तरह का जो व्यापार है वो बढ़ने लगा, यानी यहाँ व्यापार में विकास हुआ। विशेष रूप से ये जो वस्त्र उद्योग का व्यापार है। दूसरा व्यापार है धातु उद्योग। हमारे पास प्रमाण हैं धातु उद्योग के और विस्तृत धातु उद्योग के हमारे पास प्रमाण हैं। पहला हमारे पास प्रमाण है धातु उद्योग का सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की ताम्र मूर्ति। देखिए 1 टन वजन की बुद्ध की ऐसी ताम्र मूर्ति, जैसा कि कल हमने बात की थी कि बिहार में सुल्तानगंज नामक स्थान से ये मूर्ति मिली, जो वर्तमान में लंदन के बर्किंघम संग्रहालय में रखी हुई है। इस तरह की जो ताम्र धातु की मूर्ति मिलना यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि धातु उद्योग में ताम्र उद्योग जो है वो विस्तृत रूप से चल रहा था, ताम्र उद्योग का विकास हो गया था। दूसरा जो प्रमुख ये धातु उद्योग है उसमें आता है मिश्रित धातु, मिश्रित धातु उद्योग। ये जो मिश्रित धातु है उसमें हमारे पास एक तकनीकी विकास, गुप्त काल में उद्योगों का तकनीकी विकास का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे को दिखाई देता है, और वो है मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ। देखिए गुप्त काल में आंतरिक नगरों में कुछ आंतरिक नगर जैसे मथुरा है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, ऐसे बहुत सारे नवीन नगरों का उदय हुआ। तो आंतरिक रूप से व्यापार होता था, इसके साथ साथ बाहरी विदेशी व्यापार होता था। आंतरिक जो प्रमुख रूप से आंतरिक जो उद्योग थे वो धातु उद्योग थे, और इस तरह से तकनीकी वाले धातुओं से तकनीकी वस्तुओं का निर्माण होता था। जबकि बाहरी व्यापार को हम देखते हैं तो उद्योगों में विशेष रूप से वस्त्र उद्योग का व्यापार है वो होता था। इसके अलावा और भी व्यापार के प्रमुख, जैसे भारत से हाथी दांत का व्यापार होता था। हाथी दांत जो है वो बाहर भेजे जाते थे, विदेशों में भेजे जाते थे। इथोपिया, जैसा कि इथोपिया में हाथी दांत का व्यापार होता था, वो भेजा जाता था। दूसरा, इसके बदले में अश्व जो भारत में आते थे, अश्वों का आयात होता था। अब देखिए, जब हम व्यापार को देखते हैं तो जल मार्ग से अधिकतर व्यापार होता था, और ये जो पहले जो व्यापार होता था ये पश्चिमी तट से होता था। और पश्चिमी तट में जो प्रमुख बंदरगाह था वो भृगु कच्छ, उसके बाद मुजिरिस, कावेरीपट्टनम और अरिकामेडु जो सुदूर दक्षिण में था। ये जो बंदरगाह है ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह थे, और इन बंदरगाहों में विशेष तौर पर अरिकामेडु में अधिकतर मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं, और रोम का जो व्यापार है वो अरिकामेडु से होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब रोम के साथ व्यापार की गिरावट देखी गई तो पश्चिमी तट का व्यापार है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया, और पूर्वी तट का व्यापार है वो बढ़ गया। और पूर्वी तट में सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। उसके बाद द्वीपीय देश जो है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, ये जो द्वीपीय देश है यहाँ का तकोल बंदरगाह भी व्यापारिक दृष्टि से दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया। इसके अलावा यहाँ पे पुरी बंदरगाह,
पुरी बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कलिंग बंदरगाह। इस तरह के जो बंदरगाह हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में विकसित हुए। इसमें सबसे प्रमुख है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। यहाँ से जो व्यापार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि चीन से रेशम आने लगा और रेशम का व्यापार है वो इस पूर्वी तट से विकसित होने लगा। इसलिए गुप्त काल में जो विकास की अवस्था है, व्यापार के विकास की अवस्था है, वो पूर्वी तट की विकास की अवस्था है, और गिरावट की अवस्था है वो पश्चिमी तटीय व्यापार की गिरावट की अवस्था है। तो ये व्यापार इस तरह से जो होता था, उसमें आयात निर्यात की वस्तुएं, विशेष रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से है रेशम उद्योग या रेशम की वस्तुएं, और इसके अलावा हाथी दांत विशेष रूप से यहाँ से निर्यात किए जाते थे, और मसाला निर्यात किया जाता था। यानी नंबर 1 पर है रेशम का व्यापार है वो, नंबर 2 है हाथी दांत का व्यापार वो निर्यात किया जाता था, नंबर 3 है मसाले जो है वो निर्यात किए जाते थे। और इसके बदले में भारत में सोना और चांदी, धातु जो है सोना, चांदी, और तीसरा जो है वो अश्व का हमारे यहाँ पे आयात होता था। तो ये निर्यात के उद्योग और आयात के उद्योग थे, और पश्चिमी तट के बजाय पूर्वी तट के क्षेत्र में उद्योगों का विकास है वो धीरे धीरे अधिक मात्रा में होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो व्यापार चलता था, इस व्यापार को चलाने वाले कौन लोग थे, किस तरह का ये व्यापार चलता था, इसको हम देखते हैं। देखिए, जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, गुप्तकालीन व्यापार की बात, तो इन व्यापारों को चलाने के लिए व्यापार के उद्योग के स्वरूप में और व्यापार के विदेशी विनिमय के स्वरूप में चलाने वाले जो लोग थे, उनके समूह बने हुए थे, और इस समूह को, व्यापारिक समूह को हम संघ कह सकते हैं, इसे हम श्रेणी कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ व्यापारिक निगम बने थे, निगम संघ भी बने थे। इसके अलावा इनके जो समूह थे उनको, उनके रक्षक दल को सार्तवाह कहा जाता था। सार्तवाह क्या है? जो व्यापारिक संघ समूह में चलते थे, उनकी पहुंच के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक समूह और साथ में चलता था, और इस समूह का नाम था सार्तवाह, जो व्यापार की सुरक्षा के लिए था। अब देखिए, ये जो श्रेणी व्यवस्था है, ये श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी 1 संघ था, यूनियन थी, और ये संघ था सरकारी संघ था। सरकारी संघ होने का मतलब ये हुआ कि ये रजिस्टर्ड था और इसके अपने नियम थे। श्रेणी के अपने नियम थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा गया। श्रेणी धर्म कहा गया। इस श्रेणी के जो नियम थे, यानी जो कानून थे, इन कानूनों को पूग कहा गया। पूग के नाम से जाना गया। इस श्रेणी किसकी बनी हुई थी? ये जो श्रेणी निर्मित की गई थी, एक ही व्यवसाय के लोगों की, व्यवसाय के लोगों। जैसे मान लीजिए वस्त्र उद्योग व्यवसाय, वस्त्र उद्योग व्यवसाय। दूसरा, निगम थे, तो निगम जिसको हम कारपोरल कहते हैं, और ये जो निगम थे ये अलग अलग व्यवसाय के निगम थे। इनके पास जो व्यवसाय था वो अलग अलग था, अलग अलग व्यवसाय के लोग मिलकर के निगम बनाते थे। निगम का कोई निश्चित
नियम नहीं था, निगम का कोई अपना निश्चित कानून नहीं था, जबकि श्रेणी का अपना एक निश्चित कानून होता था और इस कानून को पूग कहा गया। इसके अलावा श्रेणी का जो मुखिया होता था, मुखिया या प्रमुख होता था, जिसे श्रेष्ठी या ज्येष्ठक कहा जाता था। इसका जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसको श्रेष्ठी या ज्येष्ठक के नाम से जाना जाता था। अब ये श्रेणियां जो बनी थी, संघ बना था, ये श्रेणियां, इन श्रेणियों के अपने बैंक होते थे, बैंकों का निर्माण किया। इन्होंने ब्याज के आधार पर राशि का संग्रहण किया, धन का संग्रहण किया। धन का संग्रहण, राशि का संग्रहण होता था। और ये जो धन और राशि का संग्रहण होता था, ये धन और राशि के संग्रहण का जो उपयोग होता था, वो जन कल्याण के कार्य में होता था। अपने पास एक उदाहरण है, जैसा कि हम देखते हैं मंदसौर के अभिलेख में। मंदसौर का जो अभिलेख है, मध्य प्रदेश, मंदसौर का अभिलेख, जो वत्स भट्टी का है, वत्स भट्टी ने यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। ये जो अभिलेख है वत्स भट्टी का, ये दशपुर गांव की कहानी है, दशपुर गांव की कथा। और ये जो कथा है, ये एक पटवाय श्रेणी या तंतु श्रेणी का उल्लेख है। पटवाय श्रेणी या तंतुवाय, ध्यान रहे, तंतुवाय या पटवाय श्रेणी किसको कहा जाता है कि यह एक वस्त्र उद्योग की श्रेणी थी। ध्यान रखिए, श्रेणी क्या है, परीक्षा में प्रश्न आता है, श्रेणी क्या है? जो एक ही प्रकार के व्यापार के, जो व्यवसाय के जो संघ बने थे, उन संघ को श्रेणी कहा गया। श्रेणी की सुरक्षा के लिए जो समूह होते थे, उनको सार्थवा कहा गया। इस समय जो श्रेणियां बनी हुई थी, वो राजा से यानी सरकार से वो मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि उसके अपने नियम थे और नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। ये नियम कैसे थे? ये नियम सरकारी थे। इसके अलावा इस श्रेणी संघ के अपने कानून होते थे, इन कानूनों को पूग कहा गया। इन श्रेणी संघ के एक मुखिया होते थे, प्रमुख होते थे, जिसे श्रेष्ठी या ज्येष्ठक के नाम से जाना जाता था। इस श्रेणी के लोग क्या करते थे? इस श्रेणी के लोग अपने वाणिज्य के लिए कॉमर्शियल बैंकों का निर्माण किया और इन बैंकों में जो ब्याज मिलता था, उस ब्याज को इस बैंकों में जमा करवाया जाता था और बाद में उस ब्याज का उपयोग जो है वो जन कल्याण के लिए करवाया जाता था। ऐसा श्रेणी के लोग करते थे और ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है, वो उदाहरण है हमारा वत्स भट्टी का मंदसौर का अभिलेख। और इस वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख में एक कहानी मिलती है, वह है दशपुर गांव की कहानी, जहां ये पटवाय श्रेणी, तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है कि ये जब मंदसौर दशपुर नामक स्थान पर जब पटवाय ये श्रेणी गई, तो इस श्रेणी ने क्या किया, यहाँ पर अपने खजाने से, अपने कोष से एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रेणी के लोग हैं, ये जन कल्याण के कार्य में अपना पैसा लगाते थे। इसके अलावा जो लोग नए व्यापार में आकर के जुड़ते थे, उनका भी ये पूर्ण रूप से
सहयोग करते थे, यानी उन्हें ब्याज पर राशि देते थे और फिर उनका व्यापार बड़ा होता था, फिर उनकी राशि वापस वसूल कर ली जाती थी। तो इस तरह से श्रेणी जो है एक कॉमर्शियल ट्रेड के रूप में चलती थी, यानी व्यापार करने के साथ साथ आर्थिक विकास और जन कल्याण का कार्य भी करते थे। जबकि निगम है, इसमें अलग अलग व्यवसाय के लोग इकट्ठे होते थे, अलग अलग व्यवसाय के लोग होते थे। इनका अपना कोई सरकारी नियम नहीं है, इनके अपने कोई निश्चित कानून नहीं है, लेकिन ये निगम भी बड़े विशाल समूह में निर्मित हुए, विशाल समूह में निर्मित हुए। निगमों ने क्या किया? निगमों ने भी इनकी तरह अपनी राशि को, अपनी अतिरिक्त आय को जन कल्याण के कार्य में लगाया, जन कल्याण के कार्य में उपयोग किया गया। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन में हमने उल्लेखित किया व्रत संहिता और अमरकोश में किस तरह से कृषि के बारे में उल्लेखित किया है। उसके बाद हमने जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें भी किस तरह के सिंचाई के लिए एक झील का पुनर्निर्माण करवाया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। तो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य में सबसे पहले आता है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में हमने उल्लेखित किया 2 प्रकार के उद्योग थे। प्रथम था वस्त्र उद्योग, जो चीन के चिनासुक रेशम के साथ भारतीय रेशम, कैलिको, ढाका की मलमल और इस तरह की रेशम मिला करके मिश्रित रेशम का स्वरूप बन करके भारत के ताम्रलिपि बंदरगाह से यूरोप रोम को जाता था और उसके बदले में हमारे देश में अधिक मात्रा में सोना और चांदी का आगमन होता था। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो निर्यात की वस्तुएं थी, हाथी दांत, जैसा कि इथोपिया में हाथी दांत जो भारत से इथोपिया को जाते थे, इसका भी उल्लेख कॉस्मोस अपनी रचना टोपोग्राफी में करता है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा मसाले जो है वो गरम मसाले वो भारत से निर्यात किए जाते थे और इनके बदले में भारत में अश्व यानी घोड़ों का जो व्यापार है वो होता था। पहले जो पश्चिमी तटीय बंदरगाह थी वहाँ से व्यापार होता था, धीरे धीरे वहाँ गिरावट हुई और पूर्वी तटीय बंदरगाहों में जो प्रमुख रूप से ताम्रलिपि गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह बन गया था। उसके बाद हमने बात की थी कि इन व्यापार और वाणिज्य की प्रक्रिया को चलाने के लिए जो संघ बने थे, समूह बने थे, उनके 2 भाग थे, एक था श्रेणी और दूसरा था निगम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रेणी। श्रेणी एक ही व्यवसाय के लोगों का समूह होता था और इसके साथ एक कारवां चलता था। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें सार्तवा कहा गया। श्रेणियों का सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन होता था, यानी ये सरकारी संघ थे, इनके अपने नियम थे, इन नियमों को श्रेणी धर्म कहा गया। इनके अपने कानून थे, इन्हें पूग के नाम से जाना गया। इनका अपना एक मुखिया होता था जिसको श्रेष्ठी या ज्येष्ठक के नाम से जाना गया। इनके अपने निजी बैंक होते थे जिनके आधार पर राशि संग्रहित करते थे और जो अतिरिक्त ब्याज की राशि आती थी उसका जन कल्याण में उपयोग करते थे। ऐसा हमारे पास एक उदाहरण भी है मंदसौर के अभिलेख में कि यहाँ की पटवाय श्रेणी है, तंतुवाय श्रेणी है, यानी रेशम वस्त्र का कार्य करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करते हैं। दूसरा निगम, अलग अलग व्यवसायों के समूह को निगम कहा गया। इनके कोई निश्चित कानून कायदे नहीं है, ये विशाल होते थे लेकिन फिर भी ये अपनी अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग इकट्ठा करके और उसका उपयोग जन कल्याण में करते थे। इस तरह के गुप्त काल में देखा गया कि आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण जो व्यापार है उसका विकास हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं इस समय राजस्व किस तरह से प्राप्त होता था, यानी राजस्व के क्या क्या प्रकार थे। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम देखते हैं तो राजवंशों की शुरुआत से लेकर के और हर्षवर्धन तक, क्योंकि हर्षवर्धन के समय सामंती राज्य का विकास हो जाता है, आगे हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन को, वहां तक जो हमारा जो राजस्व चलता है वह राजस्व निर्भर करता है उत्पादन और व्यापार पर, और विशेष तौर पर जो उत्पादन है उसमें
कृषि उत्पादन पर ये राजस्व निर्धारित करता था। जब राजस्व का निर्धारण होता था तो प्रारंभ में ही ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुल उत्पादन का 1/6 भाग हमेशा राजा को मिलता था, हमेशा राजकोष में जाता था। इसीलिए राजा को हमेशा के लिए राजस्व के संबंध में राजा को षडभागी कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां राजस्व की एक पहली परंपरा थी। इस राजस्व की परंपरा को भाग कहा जाता था। यानी भाग एक ऐसा कर था जिसे हम स्थायी कर कह सकते हैं, स्थायी कर, और ये स्थायी कर हमेशा राजा वसूल करते थे। कुल उत्पादन का 1/6 भाग, इसलिए राजा को षडभागी के नाम से जाना गया। दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं भोग। ये भोग जो छोटे उत्पाद होते थे, छोटे उत्पाद, और छोटे उत्पादों के अंदर आता है फसलें, अनाज, फल और कई पाले जाने वाले जानवर समय समय पर राजा को भेंट किए जाते थे। इनको भोग कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो है उद्रक। ध्यान रहे, गुप्त काल में एक नए तरीके से उद्रक, इसे हम स्थायी कर कहते हैं, स्थायी नगद शुल्क कहते हैं, नगद के रूप में यानी धातु मुद्रा के रूप में लिया जाता था। ये था। इसके अलावा अन्य जो कर थे, अन्य करों में आता है हिरण्य कर, परिणय कर, इस तरह के कई कृष्टकाय कर यानी कृषि योग्य भूमि से, शीताकर मतलब उपजाऊ भूमि से, इस तरह के अनेक प्रकार के कर भी इस समय वसूले जाते थे। तो विशेष तौर पर जो कृषि उत्पाद थे उसी से ही राजस्व प्राप्त होता था। और दूसरा राजस्व का जो भाग था वो श्रेणी या निगम जमा करते थे। श्रेणी या निगम जमा करते थे। वो ब्याज के रूप में यानी पूग के रूप में जो था वो जमा किया जाता था राजकोष में। इस तरह से राजस्व के स्रोत दो थे। व्यापार वाणिज्य से भी राजस्व प्राप्त होता था और कृषि से भी यह राजस्व प्राप्त होता था। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, श्रेणी, निगम और उसके बाद राजस्व, इस प्रकार का उल्लेख करते हैं। और एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का परीक्षा में आता है। धन्यवाद। गुप्त काल समाप्त हो गया।